certain changes, anything that you made in the next attempt? कोई ऐसा change किया हो preparation strategy में which made it possible to go through the prelims second time, because prelims is getting very tough these days. It's very tricky. Definitely. Mains test series का कितना रोल रहा? आपने कितने मेंस के टेस्ट लिखे, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए कितना बड़ा रोल है? आफ्टर द मेंस रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एंड यू थॉट ऑफ देन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, सो हाउ डिड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन वेंट इनटू? सो इस लास्ट एक मंथ में आपने खुद कैसे प्रिपरेशन करी थी, और आप स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स इस बार दे रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको लास्ट का एक मंथ यूटिलाइज करना चाहिए? Hello everyone, we have a very special guest today with us, Angad Ji Saggu. He had scored rank 162 in UPSC CSE 2024. Angad Ji, I welcome you and please briefly tell about yourself. Thank you, sir. As you said, my name is Angad Ji, and this year fortunately I got a rank of 162. I am mechanical engineer and I did my graduation in 2022 from Punjab Engineering College, Chandigarh. And after that I started to prepare for the UPSC. In 4th year in itself, I thought I should go for UPSC. After a certain guidance from somebody, seniors who were in the preparation phase, they guided me to start with my optional first. So I decided to start with my optional in my 4th year, which helped me clear some of the time in the later preparation. So that is how my journey started. And after my graduation, I dived completely into the preparation, and fortunately this year I've been through. Okay. So अंगद जी, आप थोड़ा सा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, अपनी प्रीलिम्स जर्नी के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएंगे? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो फिज़िक्स था. बीइंग एन इंजीनियर और 12th में भी साइंस स्टूडेंट था, तो फिज़िक्स के साथ काफ़ी लगाव था. तो इसी के चलते 2 ऑप्शंस थी, फिज़िक्स या मैथ्स. उनमें से फिज़िक्स मेरे को ज़्यादा सूट किया, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर फिज़िक्स. उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी. जैसे जैसे हमारे जो सर हैं उन्होंने जैसे जैसे हमको गाइड किया, वैसे वैसे मैं करता रहा रिवीजन, स्टडिंग, उनके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो सारी चीज़ें. तो ये मेरा 4th ईयर में साथ साथ चल रहा था. हमारे कॉलेज में फॉर्चुनेटली अगेन ऐसा सिलेबस का हमारा पैटर्न था कि 4th ईयर में हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता था. वो जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियर काफ़ी कोर के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो पहले सेमेस्टर्स में या 2nd ईयर 3rd ईयर में कंप्लीट हो जाते थे. तो 4th ईयर में आई कुड हैव सम टाइम टू माई सेल्फ. तो दैट्स व्हेन मैं कहा कि आई कैन मैनेज अ सब्जेक्ट, सो आई केप्ट डूइंग इट. आफ्टर जब 2022 में ग्रेजुएशन हो गई, तो आई स्टार्टेड विद माई प्रिपरेशन. उसमें भी थोड़ा ओवरलैप रहा. बाय सितंबर आई थिंक आई कुड complete my physics syllabus, and after that the GS started. GS already was going on, but focus on GS classes because classes take a lot of time. काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि ऑप्शनल की क्लासेस और GS की क्लासेस एक साथ कैसे मैनेज करें. 6 घंटे तो क्लासेस ही हो गई, उसके बाद कैसे पढ़ें. तो फॉर्चुनेटली इनफ, जैसे मेरे को किसी ने गाइड किया था, अगर मेरी एडवाइस यही होगी कि इफ़ यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शनल अर्लियर, क्योंकि इट्स 5-6 months इन जनरल. मोस्ट ऑप्शनल्स में एट मैक्स 8 months होंगे, वो हो जाते हैं. तो इफ़ यू कैन स्टार्ट योर ऑप्शनल अर्ली, तो ताकि आपके पास बाद में टाइम फ्री हो. तो इस तरह से ऑप्शनल की प्रिपरेशन चलती रही, उसकी रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि फिज़िक्स है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आनी है, तो उसकी प्रैक्टिस चलती रही. साथ में हमारा GS चलता रहा. तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते गए, उनकी मेरी एक जो आदत थी या मैंने किसी से सुनी थी, वो भी एक टॉपर थे किसी टॉपर टॉक में, उन्होंने कहा था कि आंसर राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला आंसर तो हर किसी ने ख़राब लिखना ही है. तो मैं उस चीज़ से नहीं डरा. मैंने कहा नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही. पहला आंसर मेरे को अभी भी याद है, मेरे को 1 नंबर मिला था 10 में से. तो दैट्स हाउ माई GS वॉज गोइंग ऑन. आई यूज टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट, एंड वाइल डूइंग द सेकेंड सब्जेक्ट आंसर राइटिंग उसके साथ साथ करता रहता था. तो धीरे धीरे जब टाइम बिजी हो गया, 8 घंटे मे बी 7 घंटे दिन में, वट एवर जो भी, जब वो शेड्यूल बनता गया चलता रहा, तो धीरे धीरे महीने भी निकलते गए और प्रीलिम्स आ गए 2023. तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम नहीं हुआ, तो उसके आगे फिर कमर्शियली. जब प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, तो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी. How did you come out of that depression or that low point in your life कि मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स? सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम किया, फोमो को कैसे ओवरकम किया? देखिए, सेल्फ डाउट का ऐसे था कि एक सोशल सर्कल जो होता है, सिंस मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रहता था, तो यहाँ पे मेरे ऐसे फ्रेंड्स सोशल सर्कल नहीं थे, बट माई फैमिली सपोर्ट वॉज ऑलवेज देयर.
तो मेरे को याद है जब प्रीलिम्स दे के आए थे, एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और मेरे को हो गया था कि आई विल नॉट बी थ्रू दिस टाइम, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। तो मैंने आते ही, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, मेरा एल्डर ब्रदर है वो मतलब जॉब की वजह से वो तब नहीं आ पाए थे, तो मेरे पेरेंट्स साथ गए हुए थे। तो मैंने बाहर आते ही उन्हें कह दिया कि आई वोंट बी थ्रू दिस टाइम। तो मेरे पापा की और मम्मी की एक ही था कि कोई गल नहीं, फिर क्यों हो गया, पहले अटेम्प्ट सी, कोई गल नहीं। सो दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड, फ्रॉम माय ब्रदर, फ्रॉम माय फैमिली, दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर, दैट डोंट वरी, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, सिक्स्थ भी होता तब भी कोई बात नहीं थी, यू जस्ट फोकस, यू डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। तो वो जो एक सोशल सपोर्ट था, उस चीज़ का काफ़ी बेनिफिट रहा। फैमिली सपोर्ट, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा जो मे बी पीजी में रहते हैं या जो आउट ऑफ अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो वो आई थिंक वो सपोर्ट ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। रिगार्डिंग जो आपने फोमो की बात की, वो एक बैकग्राउंड ऐसा रहा क्योंकि इंजीनियरिंग थी, तो तब भी जेई की तैयारी की थी, तो तब वो फोमो वाला निकल गया था कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फोमो को जो है ट्रम्प कर देगा एट द एंड। तो लकीली वहाँ से फोमो मेरा नहीं हुआ। ओके। और जब पहली बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ 2023 में, तो सर्टन चेंजेस, एनीथिंग दैट यू मेड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, कोई ऐसा चेंज किया हो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में विच मेड इट पॉसिबल टू गो थ्रू द प्रीलिम्स सेकंड टाइम, बिकॉज प्रीलिम्स इज गेटिंग वेरी टफ दीज डेज, इट्स वेरी ट्रिकी। डेफिनेटली। तो द थिंग वाज इवन ड्यूरिंग प्रायर टू माय फर्स्ट प्रीलिम्स, तो जब मैं मेंस आंसर लिखता था, आई वुड फाइंड दैट बिकॉज यू हैव टू, इन प्रीलिम्स देयर इज आंसर ऑप्शन इज गिवन, सो यू कैन थिंक अलोंग दोज लाइंस, वेयरएज मेंस में ऐसा होता है कि आपने आंसर लिखना है तो आपको चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं और वाइडर एंगल से करनी पड़ती हैं। तो उसका मेरे को प्रीलिम्स में बहुत बेनिफिट हुआ मेंस के आंसर लिखने में। सो अब प्रीलिम्स दिया तो एक लेवल तक सिलेबस तो किया हुआ था, तो ये सोचा था कि अगले 6 मंथ्स के एग्ज़ाम को कंप्लीटली एग्ज़ाम को नज़रिए में रखते कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना, उसके बाद मेंस भी देना है और उसके बाद इंटरव्यू भी देना है। तो फुल एग्ज़ाम को अपने व्यू में रखते हुए, विजन में रखते हुए, फिर मैंने सोचा कि, और सीनियर्स की भी यही राय थी कि आप मेंस कीजिए, इंटीग्रेटेड वे ऑफ प्रिपरेशन। यस। अगले 6 महीने टिल दिसंबर मैंने सिर्फ मेंस की तैयारी की, अपने जो चारों मेंस के सब्जेक्ट अलॉन्ग विद ऑप्शनल एंड ऐसे अच्छे से उनके जो रेलिवेंट नोट्स चाहिए थे मेरे को बनाने वाले, जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में नहीं है क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है थोड़ा वाइडर होता है, तो जो वो सब्जेक्ट्स नहीं है वो कंप्लीट किए, उनके नोट्स बना लिए, आंसर राइटिंग करता रहा, उससे एडिशनल चीज़ें पता लगने लगी, कुछ वाइडर स्कोप जो मॉडल आंसर्स पढ़े उनसे नई चीज़ें पता लगने लगी जो प्रीलिम्स में हेल्प की, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि प्रीलिम्स काफ़ी टफ है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, विच आई एग्री इज, आई वुड से द टफेस्ट पार्ट। तो उसमें एक डायरेक्ट की जगह जो पेरिफेरल नॉलेज चाहिए होती है वो मेंस के थ्रू मेरे को आ गई। तो उसका मेरे को बेनिफिट हो। उसके बाद जनवरी से फॉर 5 मंथ्स, 6 मई को था पहले, बट ड्यू टू इलेक्शंस क्योंकि वो 16 जून हो गया, बट हम तो 26 मई के हिसाब से कर रहे थे सारे जाने। तो तब मैंने मल्टीपल रिविजन्स पे ध्यान दिया और मॉक टेस्ट पे मैंने जो स्टैटिक सब पेपर थे, स्टैटिक पे बहुत फोकस किया। स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। जो करंट अफेयर्स है वो भी स्टैटिक से लिंक होके ही आता है काफ़ी हद तक, जो नोटिस किया है मैंने, जो मेरी ओपिनियन जो रही है। तो आई थिंक 3 रिविजन्स आई ट्राई टू गिव। आफ्टर ईच रिविजन एक टेस्ट, जैसे पॉलिटी की रिविजन की, लाइक 5-6 डेज लेट्स से मैंने पॉलिटी रिवाइज किया, उसके बाद पॉलिटी के टेस्ट दिए। ऐसे ही जो मेजर सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, जो अपना हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज किया और उनके साथ साथ देता गया टेस्ट। सेकेंडली जब सेकेंड रिवीजन थी तो उनको 7 की जगह 5 दिन कर लिए, थर्ड रिवीजन में 5 की जगह 3 दिन कर लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऐसे मैंने प्रीलिम्स की फिर नेक्स्ट टाइम स्पेसिफिकली तैयारी ऐसे की। ओके। और मेंस टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा? आपने कितने मेंस के टेस्ट लिखे, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी? प्रीलिम्स होने के बाद यही था कि अगेन वो थोड़ा आइडिया सा हो जाता है कि प्रीलिम्स होने वाला है, तो मेरे को था कि 2 हफ्ते अप्रॉक्स लगेंगे रिजल्ट आने को, तो मैं उसे वेस्ट ना करूं। तो सबसे पहले मैंने अपना ऑप्शनल शुरू कर दिया, मैंने, क्योंकि पिछले 5 महीने से ऑप्शनल नहीं था, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शनल उठाया, उसकी रिविजन शुरू की। तो जब रिजल्ट आ गया कि फाइनली हो गया कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो सिंपली ऐसे था कि मेरा, जैसे पहले ही आंसर राइटिंग कर रहा था, तो मेरा कि वॉल्यूम, मेरा ये ओपिनियन था कि एज मच वॉल्यूम आई कैन एक्यूमुलेट, जितने टेस्ट लिख सकूं। तो आई थिंक अबाउट
लैपटॉप में मेरे जो टेस्ट पेपर्स आई थिंक 35 to 40 मैंने डाउनलोड करके रखे हैं जो मैंने लिखे हैं मॉक टेस्ट्स For optional, फॉर जीएस ओनली जीएस for GS. फॉर जीएस ओनली Okay. एंड एडिशनली पीवाईक्यूज अलग से Okay. फॉर जीएस ओनली दिस इज जस्ट फॉर जीएस Okay. ऑप्शनल का अलग से जो Around 40 tests for GS only. यस Okay. तो In addition to PYQs. इन एडिशन टू पीवाईक्यूज सो मेरा यही होता था कि एज मच एज आई कैन राइट जितना मैं लिख सकूँ तो उसमें स्ट्रेटजी मेरी यही रहती थी कि मैं पहले से ही जब से मैंने आंसर राइटिंग शुरू की तो मैं टाइमर लगा के लिखता था आंसर Okay. जनरली ये मेरी डिफरेंट थोड़ी ओपिनियन है कि जनरली लोग कहते हैं कि आप 10 मिनट लगाओ या 15 मिनट लगाओ थोड़ा सोच लो आंसर लिखने से पहले मेरे को ये था कि 7 मिनट्स यू हैव टाइम इज ऑफ द एसेंस इन दैट पेपर तो उसी टाइम में लिखूं एडिशनली जो मैंने अगर 15 मिनट देने थे तो आखिरी जो 8 मिनट बचे एक्स्ट्रा तो उसमें मैं रिव्यू करूं अपना आंसर मॉडल आंसर के साथ उसको मैच करके देखूं वहाँ से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल मिल जाए कुछ प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए उसे सेल्फ रिव्यू करता रहूं तो ताकि धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होता रहे Okay. तो जो मेंस के जो टाइम था तब भी सेम स्ट्रेटजी थी कि आंसर लिखो उन्हें खुद ही चेक करो मॉडल आंसर के साथ मैच करने की ट्राई करो कि मेरा कंटेंट मैच हो रहा है डिमांड जो एसेंशियली है वो मेरी मैच हो रही है कि नहीं हो रही मैं एडिशनल डेटा या एग्जांपल्स रिकॉल कर पा रहा हूँ लेट्स से कि सेम थीम पे मैंने पहले कोई क्वेश्चन लिखा है जो उस चीज़ में मैंने चीज़ें सीखी थी क्या वो मैंने इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट की नहीं की तो मैं दोबारा उन्हें चेक करूँगा वापस जाके करंट अफेयर्स के साथ लिंक करने की कोशिश करूँ तो वो धीरे धीरे स्लोली वो स्ट्रेटजी थी मेरी मेंस की ओके ओके और इस स्ट्रेटजी में PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए कितना बड़ा रोल है आप आई थिंक पीवाईक्यूज जैसे कह लो पैरामाउंट है पीवाईक्यूज एक इस पेपर में जो कहते हैं कि एक गाइड चाहिए एक डायरेक्शन चाहिए आपको क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो यू हैव टू कंसोलिडेट इट वो आपका गाइड जो है वो पीवाईक्यूज है ओके पीवाईक्यूज यू हैव टू डू देम मेरी प्रिपरेशन का यही बेनिफिट रहा क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिख रहा था मेंस के वो मैं पीवाईक्यूज ही लिख रहा था ओके जो हर इंस्टीट्यूट एक पीवाईक्यू की बुकलेट देते हैं कि पीवाईक्यूज उसमें है तो मैं वही जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके पीवाईक्यूज लिखने शुरू कर देता तो मेरे को जब मैं अगली बार रिवाइज कर रहा हूँ तो मेरे को चीजें समझ आ रही थी ओके दिस इज व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस बुक या फ्रॉम दिस सब्जेक्ट तो पीवाईक्यूज आर पैरामाउंट वो आप अपने गाइड रखें उनको आपको करना ही करना है उनको आपको कंप्लीट करना ही है तो वो बाकी जो अदर मॉक्स हैं वो आप अपनी इंफॉर्मेशन इंप्रूव करने के लिए रखें और जब मेंस का रिजल्ट आया आफ्टर द मेंस रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एंड यू थॉट ऑफ देन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू सो हाउ डिड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन वेंट इनटू कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया प्रोफाइल को कैसे प्रिपेयर किया बैकग्राउंड को ऑप्शनल सब्जेक्ट को एजुकेशनल बैकग्राउंड को तो इंटरव्यू सी एक जो मेरे को लगता है वो ऐसे होता है कि प्री में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत एक्सपेंडेड होंगे बट आपको डेप्थ कम चाहिए मेंस में इवन तो सिलेबस ज़्यादा है बट उसकी वेट थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो डिफाइंड सिलेबस है उसमें डेप्थ इंक्रीज हो जाती है जो आपका इंटरव्यू है उसमें वेट और कम हो जाती है और डेप्थ और इंक्रीज हो जाती है तो जो मेरा ओपिनियन है वो ऐसे और ऐसे चलता है आपका जो एग्जामिनेशन है तो डेफ है डेफ को आपको अच्छे से तैयार करना है ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर जैसे आई लिव नियर बाय रजौरी गार्डन सो मैंने सिर्फ रजौरी गार्डन ही नहीं जम्मू के रजौरी के बारे में भी पढ़ा बिकॉज रजौरी है उसके नाम में सो यू हैव टू कवर ऑल स्क्वायर्स जितनी आप डेप्थ कवर कर सके जितनी आप कर सके उतना बेनिफिट रहेगा उस टाइम क्योंकि मेरा 30 जनवरी को था तो करंट अफेयर्स काफ़ी थे उस टाइम क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे भी हुआ था जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनकी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी तो काफ़ी सारा कुछ चल रहा तो उनको भी मैंने ध्यान रखा कि मैं उनकी सिर्फ न्यूज़ ना पढूं उनके जो डिफरिंग ओपिनियंस हैं कॉलम्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं क्योंकि जो न्यूज़पेपर में लोग काफ़ी हमसे एक्सपीरियंसड हैं काफ़ी हमसे उनको विजडम काफ़ी ज़्यादा है हमसे तो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है तो उनके ओपिनियंस उनके क्या ओपिनियंस हैं डिफरेंट वेरिंग पर्सपेक्टिव से वो पढ़े उनको इंडिया से अगर लिंक कर सकते हैं तो वो पढ़े तो अगेन एज मच डेप्थ एज यू कैन ऐड वो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट करती है ओके ओके और आई थिंक यू स्कोर्ड वेरी गुड इन इंटरव्यू 187 मार्क्स यस फॉर्चुनेटली अगेन 187 ओके ओके और जब फाइनल रिजल्ट आया व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स जब फाइनल रिजल्ट क्योंकि थर्सडे को ख़त्म हुए थे तो 3 दिन बीच में थे तो एवरीबडी वाज कि मंडे या ट्यूसडे में आएगा सो मंडे पहले रिजल्ट की वेट करने में निकल गया जब ट्यूसडे को साइट डाउन हुई तो पता लग गया अब आने वाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि पहले साइट से डाउनलोड करेंगे PDF कहीं और से नहीं देखनी यू नेवर नो क्या होता है
फिर जब डाउनलोड की तो यही था कि कोई ऐसे नहीं था कि मेरा हो जाएगा। आई डिड नॉट नो कि मेरा होगा क्लियर। जस्ट एक उम्मीद थी, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचते सबको होती है कि आई एम टिल द इंटरव्यू, आई एम वेरी क्लोज। तो वो एक उम्मीद थी वैसी। तो जब अपना रोल नंबर डाला और सर्च किया तो लकीली जब वो फ्लैश कर गया तो फिर तो खुशी ही खुशी थी एज मच कि मेरे मम्मी साथ में थे, फादर मेरे जॉब पे थे, मेरा ब्रदर वो भी जॉब पे था। तो मम्मी साथ में थे, शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उनको मैंने पहले उनको कहा कि ये रहा, कह रहे नाम कहाँ है तेरा, कि ये लिखा रहा हूँ कि यूपीएससी के लिस्ट में नाम आ गया। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो जो हैप्पीनेस थी, जो एक होता है ना हैप्पीनेस, ऊपर जाके फिर एक टाइम पे जो इमोशनल इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि फिर वो दिखती नहीं है, उस लेवल पे मेरे मम्मी की थी। फिर फादर को बताया, वो भी कहते मैं बस आ रहा हूँ, उन्होंने लीव ली और आ गए। और मेरा ब्रदर भी। तो वो काफ़ी अच्छा खुशी का माहौल था। ओके। और अभी आई थिंक 1 month डाउन द लाइन वी हैव द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर। डेफिनेटली। सो इस लास्ट 1 month में आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी, और आप स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स इस बार दे रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको लास्ट का 1 month यूटिलाइज करना चाहिए? दिस लास्ट मंथ मेरे हिसाब से आप PYQs जितनी बारी रिपीट भी करते रहे। जनरली लोगों का होता है कि PYQs एक बार कर ले, मेरे को आंसर्स याद हो गए। ठीक है, आंसर्स याद हो गए, दैट्स नॉट द पॉइंट। आप ऐसे समझिए कि वो क्वेश्चन जो डाला है एग्जामिनर ने, वो सिर्फ यही नहीं कि ऑप्शन सही क्या है। उन्होंने अगर कोई ऑप्शन गलत करनी है, कोई स्टेटमेंट गलत करनी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से रिप्लेस करना है, तो वो भी कैसे वो कर रहे हैं। वो आप PYQs जितनी बारी आप करते रहेंगे, आप उनको मतलब स्टेटमेंट्स को चेक करते रहिए कि अच्छा लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कर दिया, ओनली लगा दिया, 2 चीज़ें मिस कर दी। तो वो कैसे आप धीरे धीरे आप PYQs के साथ अलाइन होते रहिए। पिछले 5 साल 10 साल के जो PYQs है, क्योंकि 14 में पैटर्न चेंज हुआ, तो वो उसके साथ अलाइन होते रहिए, उनको बार बार करते रहिए। वो आप फिर उस एक UPSC मोड में आ जाता है। ओके, वेरी गुड। और जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस लिखेंगे उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कोई की टेक अवेज, कोई सजेशंस यू वांट टू गिव? वही है मेरी जो सजेशन की मेहनत, लाइक एज मच वॉल्यूम एज यू कैन एक्यूमुलेट। मेरा तो वही सक्सेस का जैसे कल मंत्र रहा है कि एज मच हार्ड वर्क आई कैन डू, आई विल। ऐसा था कि दिस अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। प्रीलिम्स इज वेरी डाइसी, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा, यू नेवर नो। बहुत सारे रैंकर्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स बाद में नहीं निकलता है फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट भी। तो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जितना आप कर सके, एट द एंड आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये है कि इस एग्जामिनेशन में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि एट द एंड कि मेरा रिजल्ट आएगा। तो एक ये रिग्रेट ना रह जाए कि उस टाइम अगर मैं 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिख लेता या ऐसा कर लेता या वैसा कर लेता तो शायद मेरा हो जाता। तो वो रिग्रेट ना रह जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते उसकी प्रैक्टिस करें। जितने, मेरी तो यही ओपिनियन है, जितने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आपके मेंटोर्स होंगे, उनसे जितना फीडबैक मिल सकता है आपको, जो मॉडल आंसर्स के साथ जितना अलाइन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, लाइक गो फॉर इट। ओके। और एवरी ईयर जब रिजल्ट आता है तो देर आर सर्टन फ्यू हु गेट सिलेक्टेड, बट देर इज अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल हु डोंट गेट सिलेक्टेड। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, या जिसके अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बचे हुए हैं वो फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? कि देखिए, वो लकीली आई हैव बीन थ्रू इन द सेकंड अटेम्प्ट, तो मेरे को उनको, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं होता, सो आई नो कि वो कैसा लगता है। और उनका तो इफ 6th अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहे हैं कुछ है, तो उसकी इंटेंसिटी तो 6 गुना भी पता नहीं कितनी ज़्यादा होगी। सो मैं उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे पाऊँगा, बट डेफिनेटली कि मेहनत जो है उसका वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न कब आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। बट वो मेहनत जितनी आप इन्वेस्ट करते रहोगे, उसका कंपाउंड होकर इंटरेस्ट कभी ना कभी उसका रिटर्न आएगा, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी एम्पैथाइज मैं उनके साथ कर सकता हूँ, और उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है UPSC, एक बहुत बड़ा ड्रीम अगर शैटर हुआ है तो आई जस्ट कि ठीक होगा सब। ओके, थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो थिंग्स विल वर्क आउट। ओके अंगद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, and I wish you very good luck for the journey ahead, because journey तो अभी आपकी शुरू हुई है, मतलब ट्रेनिंग पे जाना है and all. So thank you for joining us. I think you are getting late now, so I think it was very nice interacting with you. Best of luck. Thank you.